जय हिंद साथियों। 3 जनवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स का पहला एमसीक्यू आपके सामने है। वेयर विल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024 टेक प्लेस। तो आपको बताना है डेजर्ट साइक्लोन 2024 जो एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो कहाँ पे होगी, आपको ये बताना है। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि किस कंट्री के साथ ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, आपको इसकी जगह पूछी जा रही है, आपको इसका स्थान पूछा जा रहा है। ठीक है, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है गुजरात, सेकेंड ऑप्शन है राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है हरियाणा और लास्ट ऑप्शन है पंजाब। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, क्योंकि डेजर्ट जनरली राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वैसे तो गुजरात में भी डेजर्ट है, पर राजस्थान में ज़्यादा डेजर्ट है, जिसकी वजह से डेजर्ट साइक्लोन जो है, डेजर्ट साइक्लोन 2024 जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो राजस्थान में कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, आपको पता है डेजर्ट साइक्लोन किसके साथ होती है? ठीक है, तो अभी हम लोग जानेंगे किसके साथ होती है। तो ये यूएई के साथ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बातें देख लेते हैं। तो जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है डेजर्ट साइक्लोन, वो कंडक्ट की जा रही है कहाँ पे? तो राजस्थान में वो कंडक्ट की जा रही है। ठीक है, राजस्थान में कंडक्ट की जा रही है और किसके बीच है? इंडिया और यूएई के बीच हो रही है। ठीक है, यूएई के बीच हो रही है। ठीक है, इंडिया और यूएई के बीच हो रही है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे, जो राजा है और एई है, एई मतलब असिस्टेंट इंजीनियर। ठीक है, जो असिस्टेंट इंजीनियर है और वो राजा भी है, और वो, लेकिन वो साइकिल से चलता है। ठीक है, वो साइकिल से चलता है। ठीक है, डेजर्ट में साइकिल से चलता है। ठीक है, जो एई है वो राजा भी है और क्या करता है? डेजर्ट में साइकिल से चलता है। ठीक है, जो राजा एई है वो डेजर्ट में साइकिल से चलता है, जो राजा एई है। ठीक है, राजा से राजस्थान में ये हो रही है, एई के साथ ये कंडक्ट होती है यूएई के साथ, और वो डेजर्ट में साइकिल से चलता है। तो डेजर्ट साइकिल से साइक्लोन। ठीक है, डेजर्ट से डेजर्ट साइक्लोन। ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन। ठीक है, अभी एक एक्सरसाइज आएगी उसमें सिर्फ साइक्लोन होगा, उसमें डेजर्ट नहीं होगा, तो भी वो याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये ट्रिक याद रखिएगा कि जो राजस्थान जो राजा है, एई है, राजा जो है वो एई है और डेजर्ट में साइकिल से चलता है। ठीक है, राजा है वो क्या है? वो एई है। ठीक है, एई से क्या है? यूएई है। ठीक है, वो डेजर्ट में साइकिल से चलता है, तो डेजर्ट और साइकिल क्या है? डेजर्ट साइक्लोन। ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब हम लोग कुछ और एक्सरसाइजेज देख लेते हैं जिससे हमारी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने पूरी लिस्ट लगा ली है, तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी जो एक्सरसाइज है वो किस किस कंट्रीज के साथ कंडक्ट की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहली कंट्री है और उसके साथ जो एक्सरसाइजेज हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइजेस लड़ी जाती हैं या कंडक्ट की जाती हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्र हिंद की जाती है, ऑस्ट इंडेक्स की जाती है और पिच ब्लैक की जाती है। ठीक है, ये तीन जो एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जाती है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया कंडक्ट करता है। ठीक है, ऑस्ट्र में तो आप समझ ही जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया से, और एयूएस में भी समझ जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ है। पिच ब्लैक में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से याद रखिएगा अस्त्रालय। इसको कोई अभी थोड़े दिन पहले ही हम रील में देख रहे थे कि कोई बता रहा था कि ऑस्ट्रेलिया का पुराना नाम अस्त्रालय था। ठीक है, जहाँ पे अस्त्र रखे जाते थे। तो हम लोग को वो तो पता नहीं कि अस्त्रालय बोला जाता था या नहीं बोला जाता था, पर हम लोग अपना यहाँ पे काम बना सकते हैं। तो याद रखिएगा आप, जो अस्त्र होगा वो ब्लैक कलर का है। ठीक है, जो अस्त्र है साथियों वो कौन से कलर का है? तो वो ब्लैक कलर का है। ठीक है, ब्लैक कलर का है, ब्लैक से मतलब पिच ब्लैक। एक्सरसाइज पिच ब्लैक किसके साथ होगी? अस्त्र के साथ होगी। ठीक है, अस्त्र कौन से कलर का है? तो अस्त्र ब्लैक कलर का है। ठीक है, तो जो पिच ब्लैक एक्सरसाइज है वो अस्त्रालय के साथ मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ कंडक्ट की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं? तो संप्रीति एक्सरसाइज जो है बांग्लादेश के साथ कंडक्ट की जाती है। ठीक है, संप्रीति। ठीक है, संप्रीति, तो याद रखिएगा सैम का बंगला। ठीक है, सैम का बंगला। ठीक है, ये देखिए BANGLA। ठीक है, सैम का बंगला। ठीक है, सैम मानेकशॉ साहब का बंगला। ठीक है, सैम बहादुर अभी मूवी आई थी ना, तो उसी से आप याद रख सकते हैं कि सैम का बंगला। ठीक है, सैम से याद रखेंगे संप्रीति और बंगला से याद रखेंगे बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट है चाइना। चाइना के साथ क्या करते हैं? हैंड इन हैंड करते हैं। ठीक है, हैंड इन हैंड करते हैं, तो इसको कैसे याद रखेंगे? हैंड से चीना। ठीक है, हैंड से, देखिए CHINA है ना, चाइना हम लोग ना पढ़ें, इसको चीना पढ़ लें। ठीक है, हम लोग को क्या है, हम लोग भी इनकी इंग्लिश खराब करेंगे, जो हम लोग हमारी संस्कृत हमारी हिंदी खराब करके गए हैं। ठीक है, तो हम भी इनकी इंग्लिश खराब कर देंगे। ठीक है, तो चाइना से याद रखिएगा चीना। ठीक है, किससे? हैंड से छीना। ठीक है, कोई चीज़ छीनते हैं तो हम हैंड से छीनते हैं ना, तो हैंड इन हैंड किससे है? हैंड से क्या किया? हैंड से छीना। ठीक है, चीना से मतलब चाइना। ठीक है, चीना से CHINA। ठीक है, इसको
छीना पड़ी है, ठीक है, इसको छीना पड़ी है, तो चाइना, ठीक है। हैंड इन हैंड किसके साथ है, चाइना के साथ है, ठीक है। इजिप्ट के साथ क्या है, इजिप्ट के साथ साइक्लोन है, ठीक है। इजिप्ट के साथ जो एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, वो जो एक्सरसाइज होती है उसको नाम दिया गया है साइक्लोन, ठीक है, साइक्लोन, ठीक है। और जो यूएई के साथ कंडक्ट की जाती है उसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है, याद रखिएगा, डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है। उसके लिए हमने आपको बताया था राजा जी क्या है, एई है, ठीक है, एई है, और डेजर्ट में साइकिल से चलते हैं, ठीक है, डेजर्ट में साइकिल से चलते हैं, अभी हम लोग ने ये देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। इजिप्ट आप याद रख लीजिएगा, बस साइक्लोन होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा नहीं बन पाया इसका कुछ, लेकिन आप याद रखिएगा कि इजिप्ट का जो इजिप्ट के साथ जो एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है वो होती है साइक्लोन, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रांस, ठीक है। फ्रांस की जो कैपिटल है वो क्या है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, ठीक है। फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस है, ठीक है, पेरिस है, ठीक है। फ्रांस की कैपिटल क्या है साथियों, पेरिस है, ठीक है। तो इसका याद रखेंगे परी, ठीक है, इसका याद रखेंगे परी। परी कहाँ होती है, तो परी होती है स्वर्ग में, SVARG, ठीक है। परी कहाँ होती है साथियों, तो परी होती है स्वर्ग में, ठीक है। तो एस से क्या है, एक्सरसाइज शक्ति, ठीक है, एस से क्या है, एक्सरसाइज शक्ति। VAR से क्या है, एक्सरसाइज वरुणा, ठीक है, VAR से एक्सरसाइज वरुणा। और जी से क्या है, गरुड़ा, ठीक है, गरुड़, ठीक है, वरुणा, गरुड़ और शक्ति, ठीक है। एस से शक्ति, VAR से वरुण और जी से गरुड़ा, ठीक है, गरुड़, सॉरी गरुड़, ठीक है, गरुड़, ठीक है। एस से शक्ति, VAR से वरुणा और जी से गरुड़, ठीक है। स्वर्ग से क्या है, स्वर्ग में कौन रहता है, तो स्वर्ग में परी रहती है, तो परी से याद रखेंगे पेरिस, मतलब फ्रांस से ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, ठीक है साथियों। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से थोड़ा सा रिपीट करके देख लीजिएगा, डेफिनेटली आपको ये समझ में आएगी। हम लोग ने फ्रांस तक देख लिया था, फ्रांस की कैपिटल थी पेरिस, और पेरिस से हम लोग ने याद रखा था परी, परी से याद रखा था परी कहाँ होती है, तो परी होती है स्वर्ग में, ठीक है। परी कहाँ होती है, स्वर्ग में होती है। एस से शक्ति, VAR से वरुणा और जी से गरुड़, ठीक है। अब देखिए इंडोनेशिया में गरुड़ शक्ति, ठीक है, देखिए गरुड़ शक्ति इन दोनों को मिला दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गरुड़ अलग है, शक्ति अलग है, वरुणा अलग है, ठीक है। ये कहाँ के हो रही, ये कहाँ से हो रही है, किस कंट्री से हो रही है, तो ये फ्रांस से की जा रही है, ठीक है। और गरुड़ शक्ति जो मिला के दोनों गरुड़ शक्ति ये जो की जा रही है, ये इंडोनेशिया के साथ की जा रही है, ठीक है, ये इंडोनेशिया के साथ की जा रही है, ठीक है। गरुड़ शक्ति किसके साथ की जा रही है, तो वो गरुड़ शक्ति की जा रही है, गरुड़ शक्ति जो की जा रही है वो की जा रही है इंडोनेशिया के साथ, ठीक है। तो याद रखेंगे GSI, ठीक है, GSI, ठीक है, GSI, ठीक है। GS से क्या है, गरुड़ शक्ति, आई से है इंडोनेशिया, ठीक है, आई से क्या है, इंडोनेशिया, ठीक है, याद रखिएगा। गरुड़ शक्ति देखिए इंडियन नाम है ना, गरुड़ भी शक्ति भी, तो इंडियन जैसी कंट्री से भी होगा, इंडिया का नाम जैसी कंट्री से भी होगा, तो IND हो गया इंडिया और IND हो गया इंडोनेशिया, ठीक है। थोड़ा सा ये आप हैक लगा लीजिएगा, ठीक है। गरुड़ शक्ति किसके साथ होती है, IND इंडिया इंडोनेशिया के साथ, ठीक है। इजराइल के साथ करते हैं हम लोग ब्लू फ्लैग, ठीक है, इनके फ्लैग में जो है ब्लू कलर का मार्क होता है, इसलिए इजराइल के साथ हम लोग ब्लू फ्लैग कंडक्ट करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग किसके साथ करते हैं, तो इजराइल के साथ ये कंडक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ठीक है। जापान, ठीक है, तो जो गार्डियन है उनको भी पान नहीं खाना चाहिए, ठीक है, गार्डियन जो है उनको पान नहीं खाना चाहिए, ठीक है, पान नहीं खाना चाहिए, ठीक है, बीटल लीफ नहीं खानी चाहिए, किसको, गार्डियंस को, नहीं तो छोटे बच्चे देखेंगे वो भी खाने लग जाएंगे, ठीक है। तो गार्डियन से याद रखेंगे, धर्मा गार्डियन किसके साथ हो रही है, तो ये पान के साथ हो रही है, जापान के साथ हो रही है, ठीक है। गार्डियन को पान नहीं खाना चाहिए, गार्डियन मतलब पेरेंट्स को पान नहीं खाना चाहिए, ठीक है, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो पान से क्या है, पान है जापान, और गार्डियन है धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब याद रखेंगे किर्गिस्तान के साथ कौन सी करते हैं, तो खंजर, ठीक है, खंजर एक्सरसाइज जो होती है वो किर्गिस्तान के साथ हम लोग करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि क्लैरिटी बनी रहे। हाँ, तो याद रखेंगे कि खंजर जो रखते हैं वो कायर होते हैं, ठीक है, जो खंजर यूज़ करते हैं, जो वायलेंस करते हैं, कायर होते हैं, ठीक है, KYR, ठीक है, KYR कौन यूज़ करते हैं, तो खंजर कौन यूज़ करता है, तो कायर यूज़ करते हैं, ठीक है, कायर, ठीक है, KYR याद रखिएगा, कायर, KYR, ठीक है। KYR से क्या है, किर्गिस्तान, ठीक है, KYR से क्या है, किर्गिस्तान, ठीक है। खंजर कौन यूज़ करता है, जो कायर होते हैं, किर्गिस्तान, ठीक है, KYR, देखिए इनके नाम में है कायर, तो किर्गिस्तान, KYR, ठीक है, किर्गिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट है मलेशिया से हरिमऊ शक्ति, ठीक है, इसके तो हमने बता रखा है हरिमाला, ठीक है, हरि से याद रखेंगे हरिमऊ शक्ति, और माला से याद रखेंगे मलेशिया, ठीक है। हरि से याद रखेंगे हरि से याद रखेंगे हरिमऊ शक्ति, और याद रखेंगे माला, ठीक है, हरि माला, ठीक है, हरि माला, ठीक है। हरि से क्या है, हरिमऊ शक्ति, और माला से क्या है, मलेशिया, ठीक है, मलेशिया,
ठीक है। मंगोलिया से क्या याद रखेंगे, मंगोलिया से कैसे याद रखेंगे नोमैडिक एलिफेंट, तो एलिफेंट को गोलियां खिला दी गई, ठीक है, गोलियां, ठीक है, देखिए गोलियां, ठीक है, गोलियां किसने खाई, तो एलिफेंट ने गोलियां खाई, ठीक है, एलिफेंट ने गोलियां खाई, ठीक है, किसने खाई गोलियां, तो एलिफेंट ने गोलियां खाई, ठीक है। नेपाल के साथ कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं, तो नेपाल के साथ एक्सरसाइज सूर्य किरण कंडक्ट करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे सूर्य किरण, ठीक है। नेपाल से कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, तो सूर्य किरण एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, ठीक है। रशिया से कौन सी कंडक्ट करते हैं, तो एक्सरसाइज इंद्र और अवेंद्र, ठीक है, आर ए लास्ट में है तो समझ जाइएगा रशिया से हो रही है, ठीक है, आर ए लास्ट में है, इंद्र और अवेंद्र जो है रशिया के साथ कंडक्ट की जाती है, ठीक है। सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स, ये तो आसान है, ठीक है, एस आई एम, ठीक है, एस आई एम तो एस आई एन, ठीक है, एस आई एन दोनों ही सिमिलर साउंडिंग है, मतलब एस आई एन और एस आई एम, ठीक है। श्रीलंका के साथ कौन सी करते हैं, मित्र शक्ति, ठीक है, तो कोई भी मित्र होगा आपकी लंका नहीं लगाएगा, ठीक है, मित्र जो होगा वो आपकी लंका नहीं लगाएगा, ठीक है, जो मित्र होगा आपकी लंका नहीं लगाएगा, तो मित्र से मित्र शक्ति और लंका से श्रीलंका, ठीक है। फिर है मैत्री, ठीक है, मैत्री, मैत्री किसके साथ की जाती है, मैत्री थाईलैंड के साथ की जाती है, ठीक है, तो याद रखिएगा ट्री और थाली, ठीक है, ट्री में थाली या थाली में ट्री, ठीक है, कुछ भी याद रख सकते हैं, थाली में ट्री, ठीक है, थाली में क्या है, ट्री है, ठीक है, थाली में ट्री है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैत्री शक्ति यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है मैत्री से, ठीक है, तो जो ट्री है वो कहाँ पे है, थाली में, ठीक है, थाली से याद रखेंगे थाईलैंड, ठीक है, थाली से क्या याद रखेंगे, थाईलैंड याद रखेंगे, ठीक है, थाली से क्या याद रखेंगे, थाईलैंड याद रखेंगे, ठीक है। यूएई के साथ क्या करते हैं, यूएई के साथ डेजर्ट ईगल, ठीक है, डेजर्ट ईगल, ठीक है, जो एई है वो डेजर्ट में ही घूम रहे हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, एई साहब है वो डेजर्ट में ही घूम रहे हैं, ठीक है, डेजर्ट ईगल और डेजर्ट साइक्लोन अभी हम लोग ने जब पीछे देखा है, ठीक है। यूके में क्या है, यूके से हम लोग कंडक्ट करते हैं अजय वॉरियर, ठीक है, अजय वॉरियर, ठीक है, तो याद रखेंगे जो किंग होते थे वही वॉरियर होते थे, ठीक है, जो किंग होते थे वही वॉरियर होते थे, किंग से याद रखेंगे किंगडम, किंगडम मतलब यूनाइटेड किंगडम, और अजय वॉरियर, ठीक है, जो किंग होते थे वही वॉरियर होते थे, ठीक है, जो किंग होते थे वही क्या होते थे, वॉरियर होते थे, ठीक है, किंग से याद रखेंगे किंगडम और वॉरियर से याद रखेंगे अजय वॉरियर, ठीक है। और यूएसए, तो यूएसए के साथ करते हैं युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार, ठीक है, यूएसए के साथ क्या करते हैं, युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार, ठीक है, यू से याद, यू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यू के ही पास है वाई, वाई से युद्ध अभ्यास और वाई के ही पास है वी, वज्र प्रहार, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने सारी चीज़ें देख ली, सारी एक्सरसाइजेस देख ली, अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको पक्का समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, विच कंट्री डिक्लाइंड द इन्विटेशन टू ज्वाइन ब्रिक्स, तो किस कंट्री ने इन्विटेशन डिक्लाइन कर दिया है ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, किस कंट्री ने डिक्लाइन कर दिया है इन्विटेशन ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है सऊदी अरेबिया, सेकेंड ऑप्शन है अर्जेंटीना, थर्ड ऑप्शन है ईरान और लास्ट ऑप्शन है इजिप्ट। तो साथियों इसका सही आंसर है अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना ने डिक्लाइन कर दिया है कि वो ब्रिक्स का पार्ट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ है और नई नई कंट्रीज़ जो है इसमें इंक्लूड हुई हैं। कौन कौन सी इंक्लूड हुई हैं, ध्यान दीजिएगा, सऊदी अरेबिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इथोपिया और इजिप्ट, ठीक है, ये 5 कंट्रीज़ जो हैं उनको इंक्लूड किया गया है, किसको किसको, सऊदी अरेबिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई, ठीक है, इथोपिया और इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ब्रिक्स से कैसे याद रखेंगे, ब्रिक्स से याद रखेंगे कौन कौन सी नई कंट्रीज आई हैं, तो याद रखिएगा ICU, ठीक है, ब्रिक्स, एक मिनट, हाँ ये ब्रिक्स में कौन कौन सी नई कंट्रीज आई हैं, ध्यान दीजिएगा, ट्रिक बता रहे हैं, ICU, ठीक है, ICU, ठीक है, यू से याद रखेंगे UAE, ठीक है, यू से क्या याद रखेंगे, UAE आए हैं, ठीक है, UAE नई कंट्री आई है, ठीक है, आई से कौन है, आई से ईरान है, ठीक है, आई से ईरान आई है, ठीक है, आई से ईरान आई है, ठीक है, आई से कौन आई है, ईरान आई है, एस से कौन आई है, एस से सऊदी अरेबिया आई है, ई से इजिप्ट आई है और ई से इथोपिया आई है, ठीक है, इजिप्ट इथोपिया, ठीक है, ICU, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। ब्रिक्स में याद रखिएगा ICU, जो नई कंट्रीज आई हैं वो बोलती हैं ICU, ठीक है, ब्रिक्स में, ठीक है, ICU, ठीक है, और जो नहीं आई है वो कौन है, तो टीना नहीं आई है, टीना नहीं आई है ब्रिक्स में, ठीक है, टीना नहीं आई है, टीना से याद रखेंगे अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना, ठीक है। कौन आई है, जो आई है वो ICU है, ठीक है, ICU, आई से क्या है, आई से है ईरान, एस से क्या है, एस से है
सऊदी अरेबिया, ई से है इथोपिया, ई से है इजिप्ट और लास्ट में यू से है यूएई। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। यहाँ हम कुछ बातें ब्रिक्स के बारे में देख लेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना, थोड़ा सा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन रखना हमारे लिए जो है लाभप्रद होगा। हो सकता है हमारे एग्जाम में इससे सवाल उठ जाए या पूछा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ बातें ब्रिक्स के बारे में। तो आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होगा। बी से ब्राज़ील होगा, आर से रशिया होगा, आई से इंडिया होगा, सी से चाइना होगा और एस से साउथ अफ्रीका होगा। ठीक है, तो ये पूरा हो गया ब्रिक्स। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया ब्रिक्स। ठीक है, अब ब्रिक्स हो गया है तो ये फॉर्म कब हुआ था, तो ये 2006 में फॉर्म हुआ था। ठीक है, 2006 में फॉर्म हुआ था। पर जब ये फॉर्म हुआ था तब ये एक ही ब्रिक था, एक ही ईटा था। ठीक है, एक ही ईटा था। ठीक है, उसके बाद 2010 में जब एस आया, साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया 2010 में, तब ये ढेर सारी ईट बन गया, ब्रिक्स बन गया। ठीक है, तब ये ब्रिक्स बन गया। ठीक है, तब ये ब्रिक्स बन गया। ठीक है, तो याद रखिएगा साउथ अफ्रीका ने कब ज्वाइन किया था, तो 2010 में ब्रिक को ज्वाइन करके ब्रिक्स बना दिया था। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो पहला ब्रिक्स समिट हुआ था वो रशिया में 2009 में हुआ था। ठीक है, 2009 में पहला ब्रिक्स समिट हुआ था। ठीक है, हालांकि फॉर्मेशन जो हुआ था इनका ब्रिक्स का वो 2006 में ही हो गया था, लेकिन जो पहला समिट हुआ वो 3 साल बाद 2009 में हुआ। ठीक है, फिर इनका खुद का नया डेवलपमेंट बैंक आया जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो ये 2014 में आया था। ठीक है, 2014 में आया था। ये डेवलपमेंट बैंक था जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए बनाया गया था, सेटअप किया गया था। ठीक है, जो भी ब्रिक्स कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे उनको फाइनेंस करने के लिए जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक लाया गया था। ठीक है, तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक कब आया था, 2014 में आया था। ठीक है, 2014 में आया था। ठीक है, इसी तरीके से एक और अरेंजमेंट आया था जिसका नाम था ब्रिक्स कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट। ठीक है, कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट। ठीक है, कंटिजेंट मतलब कोई भी इमरजेंसी पड़ जाती है तो जो रिजर्व होता है उसको कंटिजेंट रिजर्व कहते हैं। ठीक है, तो ये किस लिए था, ये फाइनेंशियल सपोर्ट करता था ब्रिक्स कंट्रीज को टू मिटिगेट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रेशर्स। ठीक है, जैसे शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रेशर अभी श्रीलंका झेल रही है, तो अगर श्रीलंका ब्रिक्स का पार्ट होती तो ब्रिक्स कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट के अंतर्गत उनको थोड़ी सी सहायता मिल जाती। ठीक है, तो छोटी छोटी जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रेशर्स हैं उनसे डील करने के लिए कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट जो है आया है। ठीक है, ब्रिक्स का कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। ठीक है, पर्पस क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है ब्रिक्स का, तो कॉपरेशन और कंसल्टेशन करना ऑन सिग्निफिकेंट इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। तो आपसी सहमति बनाना, कोई भी अहम मुद्दे हैं आपस के जो मुद्दे हैं उन पे आपसी सहमति बनाना, उन पे आपसी भागीदारी करना, यही इनका मकसद है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातें देख लेते हैं चेयरमैन और उनसे रिलेटेड थीम से। तो इस साल के जो चेयरमैन होंगे या इस साल की जो चेयर कंट्री होगी वो होगी रशिया। ठीक है, जो रशिया है वो 2024 ब्रिक्स की चेयरमैनशिप होल्ड करेगी। ठीक है, रशिया होल्ड करेगी, याद रखिएगा कौन होल्ड करेगा, तो रशिया होल्ड करेगी 2024 की ब्रिक्स की चेयरमैनशिप। ठीक है, और इसी में इनको थीम भी आ गई है, तो थीम देख लेते हैं, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये इस बार की थीम होगी। ठीक है, इस बार की थीम क्या है, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ठीक है, 2023 में मतलब पिछले साल जो होस्ट थे वो थे साउथ अफ्रीका, और पिछले बार की थीम थी बिल्डिंग अ रेजिलिएंट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरी बातें जान ली ब्रिक्स के बारे में कि ब्रिक्स की फॉर्मेशन ईयर क्या है। ठीक है, साउथ अफ्रीका कब ज्वाइन हुआ, ब्रिक्स का पहला समिट कब हुआ, न्यू डेवलपमेंट बैंक कब आया, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट क्या है, ब्रिक्स का पर्पस क्या है, इस साल का होस्ट और चेयरमैन कौन है, ठीक है, उनकी थीम क्या है, और पिछले साल का चेयरमैन और पिछले साल के होस्ट कौन थे। ठीक है, तो इसके बाहर हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं पूछा जाना चाहिए। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जो होगी तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, नए मेंबर्स को याद रखने के लिए आप ये याद रखिएगा। ठीक है, नए मेंबर्स को याद रखने के लिए कौन सी ट्रिक बताई है, ICU। ठीक है, ICU। ठीक है, ICU, यू से क्या है, यू से यूएई ने ज्वाइन किया है, ई से इथोपिया है, ई से इजिप्ट है, एस से क्या है, एस से है सऊदी अरेबिया, और आई से है ईरान। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया ICU, जो नई मेंबर कंट्रीज़ हैं वो है ICU, और जो जिन्होंने डिक्लाइन कर दिया है वो है टीना, अर्जेंटीना। ठीक है, टीना ने ब्रिक्स में पार्टिसिपेट करने से, इंक्लूड होने से मना कर दिया है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हम लोग का पूरा जो है ब्रिक्स के बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आरबीआई के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के कुछ रेगुलेशंस आए हैं उनसे रिलेटेड। तो आपको बताना है व्हाट इज द न्यू बल्क डिपॉजिट लिमिट सेट बाय आरबीआई फॉर लार्ज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, तो नई आरबीआई जो आरबीआई की नई गाइडलाइन के मुताबिक नए बल्क डिपॉजिट की लिमिट क्या है लार्ज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में। ठीक है, लार्ज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में नई बल्क डिपॉजिट लिमिट क्या है आरबीआई के अनुसार, जो भी आरबीआई ने डिसाइड किया है आपको वो बताना है। आपके ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है ₹5 लाख एंड अबव, सेकेंड ऑप्शन है ₹1 करोड़ एंड अबव, थर्ड ऑप्शन है ₹25 लाख एंड अबव, और लास्ट ऑप्शन है ₹50 लाख एंड अबव। ठीक है, तो नई बल्क डिपॉजिट लिमिट कितनी है आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ₹1 करोड़ एंड अबव। ठीक है, तो आरबीआई का अभी नया रेगुलेशन आया था, नई लिमिट आई थी जिसमें क्या हुआ है कि आरबीआई ने जो बल्क डिपॉजिट लिमिट है वो बढ़ा के कर दिया गया है 1 करोड़ एंड अबव। ठीक है, पहले कितनी थी, तो पहले 15 लाख थी। ठीक है, 15 लाख से डायरेक्ट बढ़ा के कितना कर दिया है, 1 करोड़ रुपए कर दिया है। ठीक है, किसके लिए, लार्ज और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। ठीक है, लार्ज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। ठीक है, तो ये एप्लीकेबल किसके किसके लिए होगी, तो टीयर 3 और टीयर 4 की, जो टीयर 3 और टीयर 4 के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनके लिए ये जो है एप्लीकेबल होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हमने पूरा आपको टेबल के फॉर्म में समझाया है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में पूरा टेबल। यहाँ पे देखिए बल्क डिपॉजिट डेफिनेशन जो चेंज की गई है, पहले कितनी थी, पहले 15 लाख एंड अबव फॉर ऑल यूसीबीज थी। ठीक है, अब ये कितनी हो गई है, 1 करोड़ एंड अबव। तो और ये किसको एप्लीकेबल होगी, कौन से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को, तो ये टीयर 3 और टीयर 4 के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में एप्लीकेबल होगी। जो टीयर 1 और टीयर 2 है उन पे ये पुरानी लिमिट जो है लागू होती रहेगी, 15 लाख एंड अबव की बल्क डिपॉजिट डेफिनेशन। ठीक है, तो आपको पता होगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो 4 टीयर्स में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, 4 टीयर्स में डिवाइड किए गए। आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसकी कितनी लिमिट है। ठीक है, टीयर 3 जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है उनकी जो डिपॉजिट लिमिट है वो क्या है, वो 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक है। ठीक है, और जो टीयर 4 की है वो डिपॉजिट एक्सीडिंग 10,000 करोड़ है। ठीक है, और जो अदर यूसीबीज की है वो रिमेन्स अनचेंज है। ठीक है, तो वो अलग से अब अनचेंज हो गई है। ठीक है, और जो यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट है वो लागू होंगे ही, और इसमें आपको कुछ नहीं ध्यान देना है, बस आप ये ध्यान दीजिएगा कि 15 लाख एंड अबव से लिमिट बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 1 करोड़ एंड अबव। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है, तो टीयर 3 एंड टीयर 4 के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए ये जो है अप्लाई की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे और से कुछ नहीं है। ठीक है, और जो यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट है जो लागू होगा वो होगा, प्रीवियस लिमिट थी 15 लाख के अंतर्गत, अब जो नई लिमिट है ऑब्वियसली वो नई डिपॉजिट के अनुसार लागू होगी, कितनी, 1 करोड़। ठीक है, बिलो 1 करोड़ ओनली। ठीक है, बिलो 1 करोड़। ठीक है, तो जितने 1 करोड़ के नीचे जितना है उसमें जो है यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट लगेगा, उसके ऊपर जो है डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लग सकता है। ठीक है, पहले ये था 15 लाख के नीचे 15 लाख के नीचे जितने डिपॉजिट्स होंगे उन पे यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट लागू होगा, पर अब क्या है, अब 1 करोड़ के नीचे जितने भी डिपॉजिट्स होंगे उन पे सेम रेट पे इंटरेस्ट रेट्स लागू होंगे। ठीक है, और ये जो एप्लीकेबिलिटी है ये सारे यूसीबीज पे है, सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में लागू होगी। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच स्पोर्ट इज अनाहत सिंह एसोसिएटेड विद। ठीक है, तो अनाहत सिंह किस स्पोर्ट से, किस खेल से संबंधित है आपको ये बताना है। ठीक है, अनाहत सिंह। ठीक है, अनाहत सिंह। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बैडमिंटन से संबंधित है, सेकंड ऑप्शन है स्क्वॉश से संबंधित है, थर्ड ऑप्शन है टेनिस से संबंधित है, और लास्ट ऑप्शन है टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है, अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित है आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्क्वॉश। ठीक है, तो अनाहत सिंह ने अभी क्या जीता है, अभी अंडर 19 की कैटेगरी में उन्होंने जो है जीत हासिल की है। कहाँ पे, स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश में, एडिनबर्ग में। ठीक है, एडिनबर्ग में स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश में अनाहत सिंह ने जो है सफलता हासिल की है। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में, तो अंडर 19 कैटेगरी में, याद रखिएगा अंडर 19 कैटेगरी में। ठीक है, तो याद रखिएगा स्क्वॉश खेलेंगे ना, स्क्वॉश खेलेंगे हैट पहन के। ठीक है, स्क्वॉश खेलेंगे हैट पहन के। ठीक है, बाकी सब कैप पहन के खेलेंगे, लेकिन स्क्वॉश जब खेलेंगे तो वो क्या करेंगे, हैट पहन के खेलेंगे। ठीक है, हैट पहन के खेलेंगे। अगर आपको फिर भी नहीं याद होगा तो याद रखिएगा स्क्वायर हैट। ठीक है, स्क्वायर हैट, स्क्वायर हैट। ठीक है, स्क्वायर से क्या है, स्क्वॉश, और हैट से क्या है, अना हैट। ठीक है, अना हैट। ठीक है, इनके लास्ट में देखिए हैट। ठीक है, इनके लास्ट में नाम में हैट है। ठीक है, तो याद रखिएगा हैट है। ठीक है,
तो स्क्वायर हैट, ठीक है, स्क्वायर हैट, ठीक है, स्क्वायर हैट, स्क्वायर क्या है, स्क्वायर है स्क्वॉश, और हैट क्या है, अनाहत सिंह। ये अनाहत सिंह जो है स्क्वॉश से संबंधित है, स्क्वॉश स्पोर्ट से संबंधित है, और उन्होंने जो है जीत हासिल की है अंडर 19 कैटेगरी में स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश में, जो कि एडिनबर्ग में हुआ था, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट इज द मेन रोल दैट रश्मि गोविल इज एक्सपेक्टेड टू अज्यूम इन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है, इन आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो रश्मि गोविल जो होंगी उनका मेन रोल क्या होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है सीईओ होंगी वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, सेकंड ऑप्शन है डायरेक्टर हो जाएंगी फाइनेंस की एट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, थर्ड ऑप्शन है डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस होंगी, या लास्ट ऑप्शन है डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज होंगी, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज होंगी, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज होंगी कौन, रश्मि गोविल, ठीक है। कहाँ पे होंगी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसे याद रखेंगे रैश, ठीक है, रैश, ठीक है, घाव, मतलब रैश क्या होते हैं, जो घाव हो जाते हैं, ठीक है। तो रैश किसको होते हैं, तो रैश होते हैं ह्यूमंस को, ठीक है, रैश होते हैं ह्यूमंस को, ठीक है, रैश किसको होते हैं, रैश होते हैं ह्यूमंस को, ठीक है, रैश होते हैं ह्यूमंस को। फिर क्या करते हैं, तो हम लोग के रैश हो जाते हैं हाथ पैर में, तो हम लोग ऑयल लगा के ठीक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ऑयल लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो रैश से याद रखेंगे रश्मि गोविल, ठीक है, रैश किसको होता है, रैश किसको होता है, तो ह्यूमंस को होता है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की डायरेक्टर बनी है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की डायरेक्टर बनी है, ठीक है। तो रश्मि रैश हो गया ह्यूमंस को, ह्यूमंस फिर क्या करेंगे, फिर ऑयल लगाएंगे। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में ये डायरेक्टर पद पे नियुक्त हुई हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, फिर से एक बार ट्रिक बता दे रहे हैं आपको, रैश किसको होगा, तो रैश से याद रखेंगे रश्मि गोविल के नाम के लिए ये प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। रैश किसको होगा, तो रैश होगा ह्यूमंस को, ठीक है, रैश होगा किसको, ह्यूमंस को होगा, ठीक है, रैश होगा ह्यूमंस को, ठीक है, रैश होगा किसको, ह्यूमंस को। फिर क्या करेंगे, फिर वो ऑयल लगाएंगे, ठीक है, फिर वो ऑयल लगाएंगे, ठीक है। ह्यूमन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ह्यूमन रिप्रेजेंट कर रहा है कौन से डिपार्टमेंट में वो गई हैं, तो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में गई हैं। ऑयल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में गई हैं, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में वो गई हैं, ठीक है। रैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रैश रिप्रेजेंट कर रहा है नाम, ठीक है, रश्मि गोविल, ठीक है, रश्मि गोविल के नाम में शुरुआत में RASH है, ठीक है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड स्नो लेपर्ड एज इट्स नेशनल सिंबल। तो किस कंट्री ने, किस देश ने स्नो लेपर्ड को अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है, नेशनल सिंबल बनाया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है नेपाल ने, सेकेंड ऑप्शन है किर्गिस्तान ने, थर्ड ऑप्शन है भूटान ने, और लास्ट ऑप्शन है मंगोलिया ने, ठीक है। तो इन चारों में से किर्गिस्तान ने जो है स्नो लेपर्ड को अपना क्या बनाया है, नेशनल सिंबल बनाया है, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो जो स्नो लेपर्ड है वो कायर नहीं है, ठीक है। कौन कायर नहीं है, तो स्नो लेपर्ड कायर नहीं होते, ठीक है, लेपर्ड नाम ही है उनका, तो कायर नहीं होते। कायर किस स्पेलिंग क्या है, KYR किस में है, KYR है किर्गिस्तान में, ठीक है, किर्गिस्तान में, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखिएगा कि स्नो लेपर्ड जो है कायर नहीं होते, ठीक है, कायर से याद रखेंगे किर्गिस्तान, ठीक है, कायर से याद रखेंगे किर्गिस्तान, और स्नो लेपर्ड से याद रखेंगे, स्नो लेपर्ड तो याद ही रखेंगे, ठीक है। तो स्नो लेपर्ड को किसने नेशनल सिंबल बनाया है, तो जो कायर नहीं है, तो कायर कौन है, किर्गिस्तान, ठीक है, KYR किर्गिस्तान, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। अब यहाँ पे देखिए 16 फाइनेंस कमीशन के बारे में बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उन्होंने नोटिफाई किया है क्या, किसको, मिस्टर अरविंद पनगड़िया को टू हेड 16 फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो 16 फाइनेंस कमीशन के हेड कौन होंगे, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ठीक है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो है 16 फाइनेंस कमीशन के हेड होंगे, ठीक है, 16 फाइनेंस कमीशन के ये हेड होंगे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको सेक्रेटरी भी देख लेना है, ठीक है। तो सेक्रेटरी जो है बने हैं 16 फाइनेंस कमीशन के सेक्रेटरी हैं ऋत्विक राजनम पांडे, ठीक है, ऋत्विक रंजनम पांडे जो है ऋत्विक रंजनम पांडे जो है सेक्रेटरी बने हैं 16 फाइनेंस कमीशन के, ठीक है, 16 फाइनेंस कमीशन के ऋत्विक रंजनम पांडे जो है सेक्रेटरी बने हैं, और डॉक्टर अरविंद पनगड़िया साहब जो है वो हेड करेंगे फाइनेंस कमीशन को, ठीक है। कुछ बातें फाइनेंस कमीशन के बारे में हम लोग स्टैटिक बातें नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को ये याद रखना है कि पनगड़िया साहब जो है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया वो हेड करेंगे 16 फाइनेंस कमीशन को, ठीक है। 15 फाइनेंस कमीशन को हेड किया था किसने, डॉक्टर NK सिंह ने, ठीक है, NK सिंह साहब ने इसको हेड किया था 15 फाइनेंस कमीशन को, ठीक है।
और यहाँ पे सेक्रेटरी कौन बने हैं 16 फाइनेंस कमीशन के, तो ऋत्विक राजनम पांडे जो है सेक्रेटरी बने हैं 16 फाइनेंस कमीशन के। ठीक है, और ये जो है कब से अज्यूम करेंगे, तो 2025 से अज्यूम करेंगे। ठीक है, 2025 से जो है ये 16 फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस है लागू होंगी। ठीक है, अभी तो चली रही है 26 तक चलेंगी 15 फाइनेंस कमीशन की, उसके बाद जो है लागू होंगी 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पे फाइनेंस कमीशन से कुछ चीज़ें हैं जुड़ी हुई, उनको देख लेते हैं। तो फाइनेंस कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है वो है आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो स्पेसिफाई करता है फाइनेंस कमीशन के बारे में। ठीक है, इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसका अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हर 5 सालों में जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाई करते हैं अपॉइंटमेंट किसका, फाइनेंस कमीशन का। ठीक है, फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, तो आर्टिकल 280। ठीक है, फाइनेंस कमीशन का कॉम्पोजिशन क्या है, तो फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन रहते हैं और 4 अदर मेंबर्स रहते हैं हु आर एक्सपर्ट इन इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स। ठीक है, तो टोटल 5 लोग रहते हैं फाइनेंस कमीशन में। ठीक है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस कौन डिसाइड करता है, मतलब किन किन बातों पे जो है पैसा दिया जाएगा, किन किन बातों के लिए डिवॉल्व किया जाएगा, क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो ये कौन डिसाइड करता है, तो प्रेसिडेंट पूरा डिफाइन करता है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। ठीक है, प्रेसिडेंट पूरा डिफाइन करते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जिसके चलते फाइनेंस कमीशन जो है आउटलाइन करता है पूरा कि कहाँ कहाँ किसको किसको कितनी नीड है। ठीक है, तो फंक्शंस क्या होते हैं इनके, ये रिकमेंड करते हैं किस चीज़ का रिकमेंडेशन देते हैं, तो जितना भी टैक्स आया है वो किस बेसिस पे कितना जो है बांटा जाएगा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, वो डिफाइन करते हैं, ये वो रिकमेंड करते हैं। ठीक है, ये रिकमेंड करते हैं सिर्फ। ठीक है, रिकमेंड करते हैं, ये नहीं है कि ये इम्पोज करते हैं, ये बस रिकमेंड करते हैं, मानना ना मानना सरकार के ऊपर है। ठीक है, तो क्या क्राइटेरिया होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, तो कई क्राइटेरिया हैं, इनका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं होता। कुछ कुछ फाइनेंस कमीशन कोई क्राइटेरिया लेते हैं, और कभी कभी वो क्राइटेरिया के जो है परसेंटेज या बेसिस अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे पॉपुलेशन ले लेते हैं, एरिया ले लेते हैं, रेवेन्यू ले लेते हैं, फिस्कल कैपेसिटी ले लेते हैं, और भी कई फैक्टर्स हैं जैसे टैक्स एफर्ट ले लेते हैं। ठीक है, टैक्स एफर्ट्स ले लेते हैं, इकोलॉजिकल कंजर्वेशंस ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ें भी जो है फाइनेंस कमीशन कंसिडर करता है रिकमेंडेशन देने के लिए फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ग्रांट से एड भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, कहीं पे कोई बाढ़ आ गई, कहीं पे कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो उसके लिए भी ग्रांट एंड एड भी का जो प्रिंसिपल है वो भी स्पेसिफाई करता है फाइनेंस कमीशन। और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स भी देता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स किसके लिए दिया जाता है, टू ऑगमेंट रिसोर्सेज ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक है, तो इसके लिए भी जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होते हैं, जो हमारे पंचायत और म्यूनसिपैलिटी को डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो ग्रांट्स रहते हैं, उनको भी ये रिकमेंड करता है फाइनेंस कमीशन की इन लोगों को इतना इतना पैसा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने पूरा फाइनेंस कमीशन का ये पूरा खांचा देख लिया कि क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, कौन अपॉइंटमेंट करता है, क्या कॉम्पोजिशन है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होती हैं, फंक्शंस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया क्या है, ग्रांट एंड एड क्या है, और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स क्या है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है कुछ फाइनेंस कमीशन जो बने हैं अभी तक, उनके बारे में है और उनका टाइम पीरियड है। तो पहले फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो केसी नियोगी साहब थे। 1952 में पहला फाइनेंस कमीशन बना था। कंफ्यूज नहीं होना है कि इंडिया जैसे आज़ाद हुआ 1947 में वैसे ही बन गया। 1957 में पहली बार फाइनेंस कमीशन फॉर्म हुआ था। केसी नियोगी साहब जो थे पहले चेयरमैन थे। ठीक है, फिर के संथम साहब थे, ए के चंदा साहब थर्ड फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, पीवी राज मन्नार साहब थे फोर्थ चेयरमैन थे, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के महावीर त्यागी साहब थे, सिक्स्थ के ब्रह्मानंदम रेड्डी थे। ठीक है, सेवन्थ के जेएम शेलाद थे। ठीक है, एट्थ के वाई बी चंवर साहब थे, नाइन्थ के एनकेपी साल्वे थे, टेंथ के केसी पंत थे, 11th के एम खुसरो साहब थे। ठीक है, 12th के डॉक्टर सी रंगराजन साहब थे, 13th के डॉक्टर विजय केलकर थे चेयरमैन, 14th के वाई वी रेड्डी थे, और 15th के एन के सिंह थे। ठीक है, तो कम से कम ये लास्ट 4 आप याद रखिएगा। ठीक है, 2005 से 2026 तक। ठीक है, 2005 से 2026 तक आप याद रखिएगा, हो सकता है आपसे एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में पूछ ले। तो लास्ट चेयरमैन जो थे, लास्ट फाइनेंस कमीशन मतलब 15 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो एन के सिंह साहब थे। उसके पहले जो थे वाई वी रेड्डी साहब थे 2015 से 2020 के बीच के लिए, डॉक्टर विजय केलकर थे 2010 से 2015 के लिए, और डॉक्टर सी रंगराजन थे 2005 से 2010 के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 4 जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पहला तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो है, पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे केसी नियोगी साहब, और उनका टाइम पीरियड था 1952 टू 1957। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1952 टू 1957। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।
यहाँ पे कुछ और बातें हैं फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। तो अभी हम लोग ने देखा था कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है जो भी टैक्स कलेक्ट हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे मान लीजिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स हैं, तो हर किसी को बराबर थोड़ा ना पैसा दे देंगे। मान लीजिए 10 रुपये है, ठीक है, और यहाँ पे 5 स्टेट्स हैं हमारी, मान लीजिए ये 5 स्टेट्स हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन ने बोला है कि 10 रुपये पूरा बांटा जाना चाहिए, ठीक है। 10 रुपये पूरा स्टेट्स में बांटा जाना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए 15 रुपये पूरे इकट्ठा हुए हैं, तो 5 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखे और 10 जो है वो स्टेट्स में बांट दे। तो ये ऐसा थोड़ी ना है कि 2 रुपये इनको मिलेगा, 2 रुपये इस स्टेट को मिलेगा, 2 इसको मिलेगा, 2 इसको मिलेगा, 2 इसको मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सबके लिए सबके क्राइटेरिया अलग अलग है, ठीक है। मतलब क्राइटेरिया सबके वही है और क्राइटेरिया के बेसिस अलग अलग हैं। क्राइटेरिया के जो वेट है, वेटेज है, वो अलग अलग है, जिसके अनुसार जो छोटे राज्य हैं उनको कम पैसा मिलेगा, उनके अनुसार उनको पैसा मिलेगा। जो बड़े राज्य हैं उनको उनके अनुसार पैसा मिलेगा, ठीक है। तो इसी क्राइटेरिया को जो है स्ट्रेंथन करने के लिए या इसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिकमेंड करने के लिए फाइनेंस कमीशन जो है कुछ क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है। तो यहाँ पे हम लोग फाइनेंस कमीशन यहाँ से 11, 12, 13, 14 और 15 की चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया लिया जाता है, इंक्लूड किया है फाइनेंस कमीशन ने, वो है पॉपुलेशन का, ठीक है। पॉपुलेशन का, कब की पॉपुलेशन का, तो 1971 की पॉपुलेशन का ये क्राइटेरिया लिया गया था, ठीक है। तो पॉपुलेशन, जहाँ पे जितनी पॉपुलेशन होगी ऑब्वियसली उनकी डिमांड भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा थी उनको ज़्यादा पैसा मिलने की बात कही गई थी फाइनेंस कमीशन में, ठीक है। तो पॉपुलेशन का वेटेज कितना था, तो 10% जो है पॉपुलेशन वेटेज दिया गया था फाइनेंस कमीशन 11 में। 12 में वो 25% था, 13 में भी 25% था। फिर फाइनेंस कमीशन जो 14 था उसने रिड्यूस कर दिया था 17.5 पे, ठीक है, 17.5 पे। और जो 15 फाइनेंस कमीशन है, जो लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन है, उसने पॉपुलेशन 1971 की पॉपुलेशन को डिस्कार्ड करके 2011 की पॉपुलेशन को कंसिडर किया था और कितना वेट दिया था, 15%, ठीक है। 15% ये जो है रिकमेंड किया था, 15% रिकमेंड किया था पॉपुलेशन, किसकी पॉपुलेशन का, तो 2011 की पॉपुलेशन का, ठीक है, 2011 की पॉपुलेशन का। इसीलिए काफ़ी साउथ इंडियन स्टेट्स में बवाल मच गया था कि उन्होंने 1971 के बाद से अपनी पॉपुलेशन काफ़ी कम की है। तो उन्होंने एक तो पॉपुलेशन कम की, अच्छा काम किया, तो उसकी वजह से उनको रिड्यूस्ड, अब 2011 में उनकी पॉपुलेशन काफ़ी घट गई है, जिसकी वजह से उनका जो क्वांटम है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्वांटम है, वो भी कम हो गया है। तो साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, कुछ डेवलप्ड स्टेट्स हैं, वो इस बात से काफ़ी नाराज़गी व्यक्त किए थे कि 2011 के पॉपुलेशन को अगर आपने रिकमेंड किया तो ये हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी होगी। खैर, ये पॉलिटिकल मुद्दा हो गया था। तो यहाँ पे पॉपुलेशन 2011 की जो पॉपुलेशन थी उसको फाइनेंस कमीशन ने, 15 फाइनेंस कमीशन ने 15% दिया था, ठीक है, 15% वेट दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या था, एरिया का वेट था। तो एरिया में भी 15% वेट किसको दिया गया था, एरिया को दिया गया था, ठीक है। ये सेम ही था, सिर्फ फाइनेंस कमीशन 11 में ये 7.5 था, जिसको बढ़ा के 15 सब में कर दिया गया था। तो 14 फाइनेंस कमीशन में भी 15% दिया गया था, 15% वेटेज दिया गया था एरिया को, और 15 फाइनेंस कमीशन में भी 15% वेटेज दिया गया था, ठीक है। इनकम डिस्टेंस का कितना था, तो इनकम डिस्टेंस जो है 14 फाइनेंस कमीशन में 50% वेटेज दिया गया था इनकम डिस्टेंस को, और 15 फाइनेंस कमीशन में 45% दिया गया है, ठीक है। इनकम डिस्टेंस क्या होता है, तो इनकम डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ स्टेट इनकम फ्रॉम द स्टेट विद हाईएस्ट इनकम, ठीक है। मान लीजिए महाराष्ट्र एक है, ठीक है, महाराष्ट्र की इनकम है 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपये है, ठीक है। अब और हरियाणा है उसके बाद, ठीक है, हरियाणा है, हरियाणा की जो है इनकम है 8 रुपये, और वहीं पे है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, वहीं पे अरुणाचल प्रदेश, तो इसकी है 1 रुपये इनकम, ठीक है। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा उनको ज़्यादा ही पैसा दिया जाएगा, ठीक है। 10 रुपये से जितना कम रहेगा किसी स्टेट के पास इनकम, उतना ही ज़्यादा उनको फाइनेंस कमीशन की तरफ से मिलेगा, ताकि जो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बरकरार रहे, ठीक है। तो ये होता है इनकम डिस्टेंस, ठीक है। तो इनकम डिस्टेंस मतलब जो सबसे ज़्यादा इनकम है जिस स्टेट की, उससे जितनी भी दूर अलग स्टेट्स हैं उतना उनको पैसा मिलेगा, ठीक है। और ये कैसे कंप्यूट होता है, तो ये 3 ईयर पीरियड के लिए कंप्यूट होता है, 2016, 17, 18, 19। इसका एवरेज निकाला जाता है और एवरेज पे डिसाइड किया जाता है जिस स्टेट का सबसे ज़्यादा पैसा निकलेगा उससे अलग और स्टेट्स कितनी दूर है उस हिसाब से उनको आवंटित किया जाएगा, उस हिसाब से उनका एलोकेशन किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई इनकम डिस्टेंस की बात, ठीक है। ये हो गया हमारा इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन हो गया, एरिया हो गया। उसके बाद फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, अभी हमने आपको बताया था फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी जो है नया डायमेंशन ऐड किया गया है 15 फाइनेंस कमीशन
एलोकेशन में, इससे पहले ये नहीं था, ठीक है। तो इसको 10% वेटेज दिया गया है, ठीक है। जो भी स्टेट्स अच्छा काम कर रहे हैं फॉरेस्ट और इकोलॉजी में, उनको जो है टोटल एलोकेशन का 10% उनका बेसिस जो होगा वो फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के बेसिस पे होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये क्राइटेरिया जो है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, ये कैसे डिराइव किया जाएगा, तो ये डेंस फॉरेस्ट जितने भी हैं स्टेट में, जितना भी डेंस फॉरेस्ट है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। और इसका वेटेज कितना है, इसका वेटेज है 10%, ठीक है। तो जितना भी डेंस फॉरेस्ट है, याद रखिएगा डेंस फॉरेस्ट ऑफ ईच स्टेट, ठीक है। मॉडरेटली डेंस नहीं, ओपन फॉरेस्ट नहीं, डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। सिर्फ डेंस फॉरेस्ट के बेसिस पे ये फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का जितना भी सपोर्ट है किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ठीक है। ये भी एक नई कैटेगरी आई है 15 फाइनेंस कमीशन में। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कितनी है, वही डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जो है ये है, जो भी स्टेट्स ने अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एफर्ट किया है, उसके लिए ये डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने पॉपुलेशन 2011 की इंक्लूड किया था, तो साउथ इंडियन स्टेट्स को पैसिफाई करने के लिए ये डायमेंशन इंक्लूड किया गया था कि जो भी स्टेट्स अच्छा एफर्ट किए हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, उनको डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस पे भी जो है पैसे मिलेंगे, जितना भी एलोकेशन है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस भी एक क्राइटेरिया होगा जिसके बेसिस पे जो है रिकमेंडेशन की जाएगी, पैसे की रिकमेंडेशंस की जाएगी। तो उसका वेटेज कितना था, उसका वेटेज था 12.5, ठीक है। 12.5 उसका वेटेज था, ठीक है। और टैक्स एफर्ट्स क्या है कि टैक्स एफर्ट्स मतलब स्टेट ने कितना एफर्ट लगाया टैक्स को कलेक्ट करने में, एफिशिएंसी कितनी बरकरार रही टैक्स को कलेक्ट करने में, ये बेसिस था टैक्स एफर्ट का, ठीक है। तो टैक्स एफर्ट का ये था, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार इरेज कर देते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए, नहीं तो बहुत ही गिचपिच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डायमेंशंस थे, हम लोग ने देखे क्या क्या डायमेंशंस थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि जो 15 फाइनेंस कमीशन का वेटेज है वो है आई पैड, ठीक है। आई पैड, PAD, ठीक है। आई पैड, आई से सबसे पहले आई मतलब इनकम डिस्टेंस, ठीक है। आई है इनकम डिस्टेंस, तो ये जो पूरा ऑर्डर है आई पैड का, इसी के बेसिस पे वेटेज दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हो सकता है आपसे ये पूछ लेना एग्जाम में कि वेटेज के अकॉर्डिंग जो है इनको सेट किया जाए, इन क्राइटेरियाज को सेट किया जाए। तो सबसे पहला है आई मतलब है इनकम डिस्टेंस, जिसका है 45% वेटेज, ठीक है। उसके बाद है पी से पॉपुलेशन, ठीक है। याद रखिएगा पॉपुलेशन 2011 की, ठीक है। पी से पॉपुलेशन और ए से एरिया, इन दोनों का परसेंट एक ही है 15%, इनका जो वेट है वो एक ही है 15%, ठीक है। फिर डी से क्या है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ठीक है। लास्ट में है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ठीक है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कितनी है, तो 12.5 है क्राइटेरिया डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का। उसके बाद दो बचते हैं फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी और टैक्स एफर्ट, ठीक है। इकोलॉजी और टैक्स एफर्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा आईपैड की, तो याद रखिएगा आईपैड फॉर टैक्स, ठीक है। आईपैड फॉर टैक्स, ठीक है। आईपैड हमने याद करा दिया आपको, तो याद रखिएगा आईपैड फॉर टैक्स। फॉर से क्या है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का कितना वेटेज है, तो फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का वेट है 10, और लास्ट में है टैक्स जिसका सबसे कम वेटेज है 2.5%, ठीक है। 2.5%। तो हम लोग ने यहाँ पे देख लिया इनकम डिस्टेंस क्या होता है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस क्या होती है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी डेंस फॉरेस्ट के बेसिस पे रिकमेंड की जाएगी, और टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स, कितनी एफिशिएंसी है टैक्स कलेक्शन में ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स बिटवीन 2016-17 टू 2018-19, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारी बातें देख ली, हमने क्राइटेरिया देख लिया, हमने उनका रिस्पेक्टिव वेटेज देख लिया, हमने यहाँ पे ट्रिक देख ली आईपैड फॉर टैक्स की, ठीक है, किसको किसको कितना वेटेज मिला है। हमने एक बार कंपेयर भी कर लिया 15 फाइनेंस कमीशन और 14 फाइनेंस कमीशन में। ज़्यादा आपको कंपेयर करना है, अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे 11, 12, 13 और 14 के भी जो है सारे वेटेज दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने अपना फाइनेंस कमीशन पूरा अच्छी तरीके से इन एंड आउट देख लिया। अब यहाँ से आपसे फाइनेंस कमीशन से कुछ भी पूछा जाता है, आप बहुत आसानी से यहाँ पे बता पाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कटिंग्स देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको पता होगा अभी ट्रक्स ने, अभी जो भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं वो स्ट्राइक पे हैं, क्योंकि जो नई रूल आई है भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत सेक्शन 106, जो कि प्रिस्क्राइब कर रहा है कि अगर कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस कोई एक्सीडेंट कॉज करता है तो उसको 10 ईयर्स की जेल हो जाएगी, ठीक है, फॉर नेग्लिजेंट ड्राइविंग, ठीक है। तो इसके चलते जो है जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उन्होंने स्ट्राइक कॉल की है, ठीक है। तो याद रखिएगा सेक्शन 106 ऑफ भारतीय न्याय संहिता जो है इसके खिलाफ जो है सारे
ट्रकर्स जो हैं वो जो है स्ट्राइक पे हैं, ठीक है। जो स्ट्राइक पे हैं वो किस लिए हैं, तो सेक्शन 106 के जो प्रोविजंस हैं, इसकी क्या प्रोविजंस है कि जैसे ही कोई नेग्लिजेंस ड्राइविंग में पकड़ा जाएगा उसको 10 ईयर्स की क्या है इम्प्रिजनमेंट होगी, ठीक है। 10 साल बहुत होते हैं, ठीक है, 10 साल बहुत होते हैं, जिसकी वजह से इनको लग रहा है ये तो बहुत ही हार्श पनिशमेंट है, जिसकी वजह से ये लोग स्ट्राइक पे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सेक्शन 106 है जो कि स्ट्राइक का कारण बना हुआ है, ठीक है। किसका सेक्शन 106 किसका, तो भारतीय न्याय संहिता का, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता का, ठीक है, ये भी याद रखना है किसका 106 है, ठीक है। तो भारतीय न्याय संहिता का ये 106 है, सेक्शन 106, जिसके अंतर्गत 10 साल की सजा दी जाएगी अगर कोई भी नेग्लिजेंट ड्राइविंग या रैश ड्राइविंग करते पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए इंडियन मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने क्या किया है, स्ट्राइक बुला ली है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये यहाँ पे फ्री मूवमेंट रजीम बहुत इंपॉर्टेंट जो है, इसलिए ये इंक्लूड किया गया है। तो याद रखिएगा फ्री मूवमेंट रजीम जो है वो म्यांमार बॉर्डर से ये इंडिया शेयर करता है, ठीक है, फ्री मूवमेंट रजीम, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्री मूवमेंट रजीम जो है वो अलाउ करती है कि जो इंडियन और म्यांमार सिटीजन्स हैं वो 16 किलोमीटर तक जो है विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। कैन क्रॉस बॉर्डर ऑन प्रोडक्शन ऑफ बॉर्डर पास यूजुअली वैलिड फॉर अ ईयर एंड कैन स्टे फॉर अप टू 2 वीक्स पर विजिट, ठीक है। तो इनके पास बॉर्डर पास होता है जिसके अंतर्गत ये मान लीजिए सीमा है, ये बॉर्डर है, इधर इंडिया है, इधर म्यांमार है, और यहाँ तक फ्री मूवमेंट रजीम है, ठीक है। फ्री मूवमेंट रजीम है 16 किलोमीटर तक, ठीक है, 16 किलोमीटर तक रजीम है। तो अगर कोई म्यांमार का है, कोई नागरिक म्यांमार का है और वो उस बार बॉर्डर पास है तो वो फ्री मूवमेंट रजीम में 16 किलोमीटर तक आ सकता है, 2 हफ्ते विजिट कर सकता है, 2 हफ्ते तक रुक सकता है, उसके बाद वापस चला जाएगा, ठीक है। तो फ्री मूवमेंट रजीम जो है वो म्यांमार के साथ इंडिया शेयर करता है, ठीक है। किसके साथ शेयर करता है, तो म्यांमार के साथ शेयर करता है, ठीक है, फ्री मूवमेंट रजीम, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये होने वाला है कि फ्री मूवमेंट रजीम जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी, अब वीज़ा लागू होगा, ठीक है। क्योंकि फ्री मूवमेंट रजीम का बहुत मिसयूज़ होता था, कई बार जो है सेपरेटिस्ट और इंसर्जेंट्स जो है इंडिया में आ जाते थे, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी, इमिग्रेंट्स आ जाते थे, या मतलब काफ़ी चीज़ें डेमोग्राफिकली काफ़ी चीज़ें चेंज होने लग गई थी, जिसकी वजह से इंडिया ने बोला है कि फ्री मूवमेंट रजीम जो है म्यांमार बॉर्डर का वो अब इसको समाप्त किया जाएगा, और अब वीज़ा प्रोग्राम जो है लाया जाएगा बॉर्डर पास की जगह, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्री मूवमेंट रजीम किसके साथ है, तो म्यांमार के साथ है। कितने किलोमीटर तक की है ये, तो 16 किलोमीटर तक का है ये, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, कुछ और बातें देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है बात काबिल की है, ठीक है। काबिल मतलब खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड जो है वो अराउंड 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा, कहाँ पे, लिथियम में, अर्जेंटीना में, ठीक है। अर्जेंटीना में लिथियम को सिक्योर करने के लिए काबिल कितना रुपए इन्वेस्ट करेगा, तो 200 करोड़ लगभग इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। स्पेसिफिकली तो 211 करोड़ करेगा, पर याद रखिएगा 200 करोड़ लगभग करेगा। कौन करेगा, काबिल करेगा, कहाँ पे, लिथियम, अर्जेंटीना में, किस चीज़ के लिए, तो लिथियम के लिए, ठीक है। काबिल कहाँ करेगा, तो टीना में करेगा, ठीक है। टीना मतलब अर्जेंटीना, किस चीज़ के लिए, लिथियम के लिए, ठीक है, लिथियम के लिए, ठीक है, ठीक है। काबिल जो है लिथियम के लिए इन्वेस्ट करेंगे 200 करोड़ अर्जेंटीना में, ठीक है। तो बस यही बात थी और कुछ बात नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात थी, यही आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं और कुछ और ऐसे ही स्क्रीनशॉट्स देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, ये हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि 22 जनवरी विल बी ट्रीटेड एज ड्राई डे टू मार्क राम टेम्पल कॉन्जिक्रेशन, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि 22 जनवरी को जो राम मंदिर में भगवान राम का जो स्थापना दिवस है उस दिन क्या होगा, ड्राई डे होगा। उस दिन जो है स्टेट में, राज्य में शराब की बिक्री नहीं होगी, ड्राई डे होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ ने ये अनाउंस किया है कि ड्राई डे होगा राम टेम्पल कॉन्सिक्रेशन के दिन, ठीक है, जो कि 22 जनवरी को जो होगा, ठीक है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम हमारे कहाँ मंदिर में स्थापित हो जाएंगे, उनका जो नया मंदिर बना है अयोध्या में, उसका शिलान्यास भी करेंगे हमारे मोदी जी, ठीक है। तो याद रखिएगा छत्तीस गवर्नमेंट जो है उन्होंने डिक्लेयर किया है 22 जनवरी को ड्राई डे के रूप में मनाएंगे टू मार्क राम टेम्पल कॉन्सिक्रेशन, ठीक है साथियों। यहाँ पे कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। तो चाइना ने अपॉइंट किया है डोंग जून को एज अ डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। किसने अपॉइंट किया है, चाइना ने अपॉइंट किया है डोंग जन को, ठीक है, डोंग जन को, ठीक है। तो याद रखेंगे चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो डॉन है, ठीक है। चाइना के जो नए डिफेंस मिनिस्टर है वो डॉन है, ठीक है, डॉन है, डॉन से डोंग जूंग, ठीक है। और आउटगोइंग कौन है, तो आउटगोइंग है ली शांगफू, ठीक है, ली शांगफू। ये शांत थे, ठीक है, ये शांत थे, ठीक है, इसलिए मज़ा नहीं आ रहा था डिफेंस मिनिस्ट्री को, ठीक है। ये क्या थे, शांत थे। शांत से याद रखेंगे
रखेंगे शांगफू, ठीक है, शांतफू, ठीक है, शांतफू, ठीक है। ये शांत थे इसलिए डिफेंस मिनिस्ट्री को चाह रहा था कि कोई ऐसा हो जो इंडिया से लड़ाई करे, ठीक है, इसलिए डॉन को बुलाया है वो, ठीक है। जो शांत था उसको भेज दिए बाहर एज ए डिफेंस मिनिस्टर, और जो नया डॉन आया वो डिफेंस मिनिस्टर पे आया, ठीक है, ताकि इंडिया से ये लड़ाई ले सके, इंडिया को प्रोवोक कर सकें, ठीक है। ये ऐसे ही आप बता रहे हैं आपके दिमाग में बैठाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इनका नाम ही है डोंग जून, ठीक है। तो चाइना ने जो चाइना के नए डिफेंस मिनिस्टर हैं वो है डॉन, ठीक है, वो है डॉन डोंग जून, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने क्या होस्ट किया है, दिव्य कला मेला, ठीक है। दिव्य कला मेला कहाँ पे होस्ट किया है, तो सूरत गुजरात में होस्ट किया है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के डिपार्टमेंट फॉर पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ ने होस्ट किया है दिव्य कला मेला सूरत गुजरात में, ठीक है। साथियों यहाँ से हम लोग बैंकिंग और फाइनेंस करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट या इंश्योरेंस एस्पिरेंट नहीं है, इंश्योरेंस एग्जाम्स नहीं दे रहे हैं या उसमें नहीं अटेम्प्ट करेंगे, तो आप यहाँ से वीडियो ड्रॉप करके जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आने वाले सारे जो MCQs हैं वो बैंकिंग, स्पेसिफिकली बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए लाभप्रद होंगे, आपके लिए नहीं होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बैंकिंग और फाइनेंस करंट अफेयर्स के कुछ MCQs देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच इंडियन स्कूटर company has recently secured eligibility for government's production linked incentive scheme PLI स्कीम, ठीक है। तो किस इलेक्ट्रिक स्कूटर की कंपनी ने PLI स्कीम के अंतर्गत जो है मतलब एलिजिबिलिटी हासिल कर ली है, ठीक है। PLI स्कीम में किसको एलिजिबल घोषित कर दिया गया है, कौन से इंडियन स्कूटर को, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अथर एनर्जी, सेकेंड ऑप्शन है हीरो इलेक्ट्रिक, थर्ड ऑप्शन है ओला इलेक्ट्रिक, और लास्ट ऑप्शन है बजाज ऑटो। तो किस इंडियन स्कूटर को जो है कि कौन सा इंडियन स्कूटर एलिजिबल हुआ है गवर्नमेंट की PLI स्कीम के लिए, आपको ये बताना था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओला इलेक्ट्रिक, ठीक है। ओला इलेक्ट्रिक को क्या किया गया है, ओला इलेक्ट्रिक ने एलिजिबिलिटी सिक्योर कर ली है गवर्नमेंट की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा ओला इलेक्ट्रिक जो है वो अब PLI स्कीम का जो है बेनिफिट ले पाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा PLI है ना, तो याद रखिएगा ओपली, ठीक है, ओपली, ठीक है, ओपली, OPLI, ठीक है, OPLI, ओ से ओला, ओ से ओला इलेक्ट्रिक और PLI स्कीम, ठीक है। तो PLI से PLI स्कीम और ओ से ही ओला, ठीक है साथियों। ट्रिक है छोटी सी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओ से ओला और PLI से PLI स्कीम, ठीक है। तो ओपली स्कीम, ठीक है, ओपली स्कीम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हु डिज़ाइन नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम फॉर CDSCO इन इंडिया। तो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम CDSO के लिए किसने डिज़ाइन किया है, आपको ये बताना है, ठीक है। सेंट्रल ड्रग्स एंड स्टैट्यूटरी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, थर्ड ऑप्शन है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और लास्ट ऑप्शन है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। तो किसने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम डेवलप किया है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है। तो इंडिया के जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने लॉन्च किया है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, ठीक है, जो कि एक यूनिफाइड पोर्टल होगा, ठीक है। मेडिकल डिवाइसेस के लिए एक यूनिफाइड पोर्टल होगा और इसको डिज़ाइन किया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने, ठीक है। किसने डिज़ाइन किया है, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने डिज़ाइन किया है, ठीक है। डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, आप आराम से याद कर लेंगे, ठीक है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम CDSO के लिए किसने डिज़ाइन किया है, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने डिज़ाइन किया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए CMD कौन बने हैं, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं श्रीकांत कंदुकुप्पा, सेकेंड ऑप्शन है रविंद्र कुमार त्यागी, थर्ड ऑप्शन है राकेश शर्मा, और लास्ट ऑप्शन है अंजलि गुप्ता, ठीक है। तो साथियों आपका सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी, रविंद्र कुमार त्यागी, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, जो त्याग करता है, जो त्यागी होता है उसी के पास पावर होती है, ठीक है। जो त्याग करता है, जो अपने टाइम को सही जगह यूज़ करता है, जो त्याग करता है अभी छोटी छोटी जो कुछ मतलब छोटी शॉर्ट हैप्पीनेस के लिए, लॉन्ग टर्म अपने गोल को अचीव करने के लिए जो शॉर्ट टाइम की हैप्पीनेस को या शॉर्ट टर्म के डिस्ट्रैक्शंस को जो फॉरगो करता है उसी को पावर मिलती है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो त्याग करेगा उसी को पावर मिलेगी। तो त्याग से याद रखेंगे त्यागी साहब, रविंद्र कुमार त्यागी कहाँ पे CMD बने हैं, तो पावर में बने हैं, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ठीक है। तो याद रखेंगे त्याग करने से पावर मिलेगी, ठीक है। और वो किसको सक्सीड कर रहे हैं, तो श्रीकांत कंडी कुप्पा को ये सक्सीड कर रहे हैं, ठीक है। श्रीकांत कंडी कुप्पा, ठीक है, श्रीकांत कंडी कुप्पा, ठीक है, श्रीकांत कांडी कुप्पा, ठीक है, श्रीकांत कांडी कुप्पा, ठीक है।
तो इसको याद करने के लिए एक और ट्रिक है, पूरी मतलब इंक्लूसिव ट्रिक है। जो त्याग करेगा उसके पास पावर होगी और वो कांड नहीं करेगा, ठीक है, और वो कांड नहीं करेगा। कांड से याद रखेंगे कांडी कुप्पा, ठीक है, कांड से क्या याद रखेंगे कांडी कुप्पा। तो कांडी कुप्पा कौन है? तो कांडी कुप्पा जो है वो आउटगोइंग सीएमडी है। इनकमिंग सीएमडी कौन है? रविंद्र कुमार त्यागी साहब, ठीक है। तो आपको ट्रिक समझ में आई। जो त्यागी होगा उसके पास पावर होगी, ठीक है, जो त्यागी होगा, ठीक है, जो त्याग करेगा उसके पास क्या होगी? उसके पास पावर होगी, और वो क्या है? वो कांड भी नहीं करेगा, ठीक है, वो कांड में भी इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। कांड से है कांडी कुप्पा, ठीक है, त्याग से है त्यागी जी जो आ रहे नए सीएमडी है, और पावर से किसकी सीएमडी? तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के सीएमडी, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच कंपनीज आर कोलैबोरेटिंग विद आईटीसी टू सपोर्ट टोबैको फार्मर्स अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो आईटीसी के साथ कौन सी कंपनीज कोलैबोरेट कर रही हैं टोबैको फार्मर्स को क्लाइमेट चैलेंजेस से बचाने के लिए, ठीक है। आईटीसी के साथ कौन सी कंपनीज कोलैबोरेट कर रही हैं ताकि टोबैको फार्मर्स की जो फसल है उनको बचाया जा सके क्लाइमेट चेंजेस से, ठीक है साथियों। तो आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है गूगल एंड अमेजॉन, सेकेंड ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एंड स्काईमेट, थर्ड ऑप्शन है IBM एंड एक्सेंचर, और लास्ट ऑप्शन है फेसबुक एंड एप्पल, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट एंड स्काईमेट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट और स्काईमेट जो है वो आईटीसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट टोबैको फार्मर्स फ्रॉम क्लाइमेट चेंजेस, ठीक है। तो याद रखेंगे टोबैको जो है, टोबैको मिस्की होता है, ठीक है। टोबैको कैसा होता है? मिस्की होता है, MISKY, ठीक है। मिस्की होता है क्या? टोबैको मिस्की, ठीक है। टोबैको क्या होता है? मिस्की होता है, ठीक है। तो टोबैको फार्मर्स के लिए कौन कंपनी कोलैबोरेट कर रही है? तो MI से माइक्रोसॉफ्ट और SKY से स्काईमेट, ठीक है। MI से माइक्रोसॉफ्ट और स्काई से स्काईमेट, ठीक है। आईटीसी के साथ कौन कोलैबोरेट कर रहा है? तो टोबैको से तो याद ही रखेंगे कि तो इंडियन टोबैको कंपनी तो करेगी। आईटीसी का फुल फॉर्म होता है ना इंडियन टोबैको कंपनी, तो आईटीसी तो होगी ही, ठीक है। टोबैको फार्मर्स के लिए, ठीक है, टोबैको फार्मर्स के लिए टोबैको कंपनी तो होगी आईटीसी, और उसके साथ कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन कोलैबोरेट करेगा? तो मिस्की, ठीक है, मिस्की MISKY, ठीक है, MISKY, स्काई से स्काईमेट और MI से माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। एक और अपॉइंटमेंट है यहाँ पे, देख लीजिए जल्दी से। तो निविया ने गीतिका मेहता को नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है, ठीक है। निविया ने किसको बनाया है? गीतिका मेहता को, ठीक है। गीतिका मेहता को क्या बनाया है? निविया का मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। किसको बनाया है? गीतिका मेहता को, ठीक है। क्या बनाया है? मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। तो याद रखिएगा निविया गीतिका मेहता, ठीक है, निविया, ठीक है। तो याद रखिएगा नया गीत, ठीक है, नया से याद रखेंगे निविया, ठीक है। नया गीत गाना है, ठीक है, नया गीत गाना है। गीत से याद रखेंगे गीतिका, ठीक है, गीतिका मेहता, ठीक है। नया से याद रखेंगे नया से याद रखेंगे निविया, और गीतिका से गीतिका नाम, नया गीत, ठीक है, नया गीत, नया गीत, ठीक है, नया गीत। गीत क्या है? गीत मैनेजिंग डायरेक्टर है किसकी? नया की। नया मतलब निविया, ठीक है। तो निविया क्या है? गीतिका मेहता जो है निविया ने मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है गीतिका मेहता को, ठीक है। नया गीत, नया से क्या है? निविया, और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? गीत, तो गीतिका मेहता, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। यहाँ एंड में कुछ और वन लाइनर्स देख लेते हैं। तो टाटा पे को क्या मिला है? पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला है, ठीक है। टाटा पे को पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला है आरबीआई की तरफ से, ठीक है। अब ये इक्वल हो गए हैं रेजर पे, कैश फ्री और गूगल पे जैसे अलग पेमेंट एग्रीगेटर की तरह, ठीक है। तो टाटा पे को पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला है आरबीआई की तरफ से। और लास्ट न्यूज़ है यहाँ पे कि IMF ने रिलीज़ किया है $700 मिलियन बेल आउट ट्रांच टू पाकिस्तान इन जनवरी, ठीक है। आपसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप एक मतलब पासिंग न्यूज़ के लिए इसको देख सकते हैं कि $700 मिलियन जो है IMF ने रिलीज़ किया है पाकिस्तान के लिए जनवरी 2024 में, ठीक है।